like a bell cut. प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपके लॉजिक में निरूपाधिक तर्क वाक्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पूरी लॉजिक में जो हमें केवल 4 प्रकार के तर्क वाक्य पढ़ने हैं, ए, ई, आई और ओ। ये 4 तर्क वाक्य है ना। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि तर्कशास्त्र में 2 प्रकार की पद्धतियां काम करती है, 2 टेक्निक्स है ना। कौन कौन सी हैं? एक अनुमान की पद्धति, जिसको हम अनुमान जो है, अनुमान में क्या करते हैं कि हम विभिन्न चीजों के लिए हम अपना अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पर कोई चीज को स्थापित करते हैं। तो इस अनुमान के 2 प्रकार हैं, एक है आगमन और एक है निगमन। इनको हम आगमन और निगमन की पद्धतियां भी कहते हैं, इंडक्शन और डिडक्शन। अब आगमन क्या है? आगमन में हम देखेंगे कि यह जो आगमन है, विशेष वाक्यों से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया आगमन विधि है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, कि जब हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं आगमन पद्धति। ठीक है। विशेष से सामान्य का उदाहरण क्या होगा कि जैसे ये कहें कि राम एक मनुष्य है, राम मरणशील है। मोहन एक मनुष्य है, मोहन मरणशील है। सोहन एक मनुष्य है, सोहन मरणशील है। अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो ये हो गया विशेष से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसको कहते हैं आगमन की पद्धति। और निगमन की पद्धति क्या है कि जब हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, अर्थात जब हम सामान्य उदाहरणों के आधार पर किसी विशेष निष्कर्ष की स्थापना करते हैं तो उसे निगमन पद्धति कहते हैं। तो निगमन पद्धति चलती है सामान्य से विशेष की ओर, फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण होगा कि जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, अतः राम मरणशील। हमारा जो ये है आगमन, इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि इस आगमन की पद्धति में एक से अधिक आधार वाक्य हो सकते हैं, जिनके आधार पर हम किसी निष्कर्ष को निकालते हैं। जबकि निगमन में 2 ही आधार वाक्य होते हैं और उन 2 आधार वाक्यों के आधार पर हम एक संभावित निष्कर्ष की स्थापना करते हैं। आगमन की तीसरी विशेषता क्या है कि आगमन पद्धति जो है वो केवल पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना को प्रकट करती है, वहीं निगमन की पद्धति अनिवार्यता को स्थापित करती है। ठीक है ना। तो वो अनिवार्य नेसेसिटी को स्थापित करती है, उसमें संभावना नहीं होती, संभावना आगमन पद्धति में होती है। ठीक है। तो बच्चों, ये जो पद्धति हमारे आगमन और निगमन की, ये आपको लॉजिक में काम आएगी, है ना। विभिन्न प्रकार के जब हम आधार वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष की स्थापना करेंगे तो ये हमारी दोनों पद्धतियां काम करेंगी। अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि भाई लॉजिक की जब हम बात कर रहे हैं तो बात आती है कि वाक्य क्या है। एक होता है वाक्य और एक होता है वाक्य। तो वाक्य तो क्या है कि वाक्य कुछ भी हो सकता है, है ना। वाक्य कुछ भी हो सकता है। वाक्य सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। वाक्य सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है, लेकिन तर्क वाक्य पूर्णतः सत्य होगा या पूर्णतः असत्य होगा। ठीक है। अर्थात वाक्य में सत्य और असत्य होने की संभावना रहती है, वहीं तर्क वाक्य या तो पूर्णतः सत्य होगा या पूर्णतः असत्य होगा, उसमें बीच की कड़ी नहीं होगी। ठीक है ना। तो वाक्य जैसे मैंने ये कहा कि आज बारिश हो रही है ना। तो इसके अनुसार तो क्या है, आप कहेंगे कि बारिश नहीं हो रही। दोनों बातें हैं, सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। इसमें क्या है कि 2 + 2 = 4 पूर्णतः सत्य, 2 + 2 = 5 पूर्णतः असत्य। ठीक है। तो ये वाक्य और तर्क वाक्य का अंतर है। ठीक है। फिर एक वाक्य के 4 जो है भाग होते हैं। एक होता है परिमाण,
एक होता है उद्देश्य, एक होता है गुण और एक होता है विधेय। अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे कि परिमाण क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है और गुण क्या होता है। बच्चों, अब हम बता रहे थे आपको कि वाक्य और तर्क वाक्य का डिफरेंस। अब हम वाक्य पे आते हैं कि वाक्य के 4 पार्ट होते हैं। पहला है परिमाण, कल भी चर्चा की थी हम लोगों ने। परिमाण का मतलब क्वांटिफायर, कि जिससे उस वाक्य की मात्रा का बोध होता है। अर्थात वाक्य में परिमाण का ज्ञान किससे होगा? सभी से, कोई से, कुछ है कुछ नहीं। वाक्य के आरंभ में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वाक्य कितने लोगों के बारे में बात कर रहा है। सभी के बारे में, कोई के बारे में, कुछ के बारे में। अर्थात 2 प्रकार का परिमाण है, एक सर्वव्यापी है और एक अंशव्यापी परिमाण। सर्वव्यापी ए और ई का है और अंशव्यापी आई और ओ का परिमाण है। ठीक है। दूसरा है गुण। गुण है कि यदि वाक्य में प्रयोग होता है कि सभी है, कुछ है, अर्थात उसका गुण सकारात्मक है। यदि वाक्य में प्रयोग हो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो गुण हो गया नकारात्मक। तो 2 प्रकार के गुण हुए, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अगला है उद्देश्य। किसी भी वाक्य में हम जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को उसका उद्देश्य कहते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है तो इसमें सब्जेक्ट हो गया राम, है ना। और विधेय क्या है कि जो बात कही जा रही है कि राम कहाँ जाता है, तो वो है स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है वो हो गया विधेय। क्लियर। तो ये सब आपको जो किसी भी उसको आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको इन चीजों की जानकारी होना जरूरी है। जब तक हम इन चीजों को नहीं निकालेंगे उसमें से, तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, प्रश्न का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो उसका पहले परिमाण, फिर गुण है, फिर उद्देश्य, फिर आता है विधेय। विधेय का मतलब जिसके बारे में जो बात कही जा रही है। अब इसको हम एक सामान्य से उदाहरण से समझेंगे कि जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, एक उदाहरण है। इस उदाहरण में चारों भागों को ढूंढेंगे, चारों पदों को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले सभी। सभी के बारे में मैंने कहा था कि यह है परिमाण, तो सभी तो हो गया, इसका परिमाण हो गया। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य। मनुष्य क्या है? जिसके बारे में बात की जाती है, अर्थात वो हो गया सब्जेक्ट या उद्देश्य हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है कि मनुष्य क्या है? मरणशील है। और जिसके बारे में बात कही जा रही है वो कहलाता है विधेय। तो मरणशील हो गया विधेय। ठीक है। लास्ट में है या नहीं है, ये है उसके गुण। तो है का मतलब ये सकारात्मक गुण है। तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से जो है लॉजिक को सिस्टमैटिक तरीके से आप समझेंगे, विभिन्न पार्टों में इसको डिवाइड करके सारे इसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। धन्यवाद।